हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब भाइयों। तो आज की लाइव जो है स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो जुड़ जाइएगा क्लास के साथ। तो अपना क्लास जो है वो हम जल्दी से शुरू करें। तो नेटवर्क वगैरह का बता दीजिए जल्दी से। आवाज़ वगैरह जो है सभी दोस्तों को क्लियर आ रहा है। चलिए चलिए चलिए, सभी दोस्त जुड़ जाइए जल्दी से। ओके। तो मेरे भाइयों ओके है सब, वॉइस वगैरह एंड पे क्लियर है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में भी हम कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं? 20 क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो लेके चल रहे हैं PYQ बेस्ड पे। तो इसी बेस्ड पे हम जो है अपनी आगे की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपके एंड तक एग्ज़ाम आते आते आपको जीके के जो आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको महारत हासिल, जहाँ आप कह सकते हैं टॉप लेवल तक पहुंचाने का वादा मेरा है आपसे। क्लियर है? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। रिजवाना, बिलाल और संदीप भाई जुड़ चुके हैं साथ में। तो चलिए क्लास में आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच ईयर वॉज द पार्लियामेंट हाउस लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लान? ठीक है, कौन से साल में पार्लियामेंट हाउस लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लान जो है वो आया था? एक मैंने आपसे व्हाट्सएप पे एक पोल करके पूछा था कि क्लास जो है वो ठीक है कि कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ बच्चों का कहना था कि इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और मैंने उनको नीचे मेंशन किया था अपना नंबर कि भाई उस पर बताओ क्या चीज़ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो पर वो किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो वो भी बताना होता है कि क्या इंप्रूवमेंट जो है वो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। क्वेश्चंस का लेवल या कुछ भी जो आपको लगता है वो अपना सजेशन देना होता है। ठीक है, तो चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लान की। तो ये आया था 1993 में। कब आया था? 1993 दिसंबर में आया था। और इसकी कुछ टाइम क्या होता है कि कई क्वेश्चंस में इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछ लेते हैं भाई। ठीक है, क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म पूछ लेते हैं, जो कि MPLADS करके आती है। ठीक है, क्या आती है? MPLADS, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ, शॉर्ट में लिखता जाता हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। पार्लियामेंट, बोलता जाऊंगा साथ साथ में, लिख लीजिए जब वो भाई नोट्स बना रहे हैं। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, एक चीज़ आपको बोल दूं भाई, नोट्स जो हैं वो बनाते चलिएगा साथ साथ में, जो कि आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आज की क्लास का? दिक जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? कुक से किस देश में स्थित है? जो भाई इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, वाले भाइयों के लिए हिंदी में क्वेश्चन रहेगा। और अपडेट्स के लिए, PDF के लिए मेरे भाइयों आप नीचे ग्रुप दिए रहेंगे डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, चैनल हो गया, वो सब जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा एक्टिव व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप के ही ज्वाइन कीजिएगा। तो आते हैं कुक स्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा पार्क स्ट्रेट। क्या नाम सुना होगा मेरे भाइयों? पार्क स्ट्रेट। तो पार्क स्ट्रेट पे अमूमन क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपने देश का है। ये क्या करता है पार्क स्ट्रेट? इंडिया को इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। किससे सेपरेट करेगा? इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करेगा पार्क स्ट्रेट। ठीक है, और साथ में एक और आता है, वो क्या आता है? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, ये दो चीज़ हैं जो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे बात की गई है कुक स्ट्रेट की। तो कुक स्ट्रेट में जो है मेरे भाइयों यहाँ पे क्या आंसर रहेगा हमारा? न्यूजीलैंड जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, न्यूजीलैंड का आइलैंड जो है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ आइलैंड को ये सेपरेट करता है, बट उसी के साथ साथ कुछ जोड़ता भी है। जरूरी नहीं कि सब कुछ तोड़ेगा, कुछ जोड़ेगा भी। और जोड़ेगा क्या? जोड़ेगा तस्मान सी को, तस्मान सी को किसके साथ? पैसिफिक के साथ, पैसिफिक के साथ। ठीक है, पैसिफिक सी के साथ। कौन सी साइड? पैसिफिक सी की साउथ साइड को ये तस्मान सी के साथ जोड़ता हुआ चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? दो क्वेश्चन और यहाँ से बन सकते हैं। एक तो आ गया हमारा कौन सा? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मालदीव्स। ठीक है, इन दो जो आइलैंड हैं, इन दो आइलैंड्स को सेपरेट जो है वो कौन करता है? तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है इसमें सही रहेगा। इसके सिवा अंडमान एंड निकोबार, मैं कुछ क्वेश्चंस जो है ना मेरे भाई वो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स जो है वो शॉर्ट में लिखूंगा ताकि उनको आप आगे खुद से लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बोलता जाऊंगा साथ साथ में। ठीक है ना? अंडमान और निकोबार को कौन सेपरेट करता है? तो वो करता है 10 डिग्री। कौन करेगा? 10 डिग्री, बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है?
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज़ रिड्यूस वोटर एज फ्रॉम 21 टू 18? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें कि वोटर्स जो होते हैं हम लोग, हमारी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, पहले जो है वो वोटिंग एज कितनी होती थी, 21 ईयर्स होती थी कि जिसने वोट डालना भाई उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए मेरे भाइयों, 21 ईयर्स होनी चाहिए। बट अभी जो है, अभी करंट सिनेरियो क्या है, उसमें 21 की जगह 18 हो गई है। ठीक है, अभी का मैसेज, हाय राजू सर, मैं आर्मी में 30 राइट किया है। बहुत बढ़िया, 30 राइट किया तो आ जाएगा। ठीक है, बट अभी हम जो है आरपीएफ को लेके चल रहे हैं। क्लियर, तो आरपीएफ की अभी तैयारी में लग जाइए मेरे भाइयों। ठीक है, क्योंकि पहले तो मोस्टली आर्मी वाले बच्चे थे, बट आरपीएफ के भी अभी हम क्वेश्चंस जो है वो जीके जीएस फोड़ेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले 44th अमेंडमेंट की। सबसे ऊपर क्या दिया है, 44th अमेंडमेंट। तो 44th अमेंडमेंट में क्या आता है, एक था राइट टू प्रॉपर्टी करके, सुना होगा भाई आपने, क्या सुना होगा, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट होता था, तो इसको जो है ये रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th नंबर की अमेंडमेंट में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आती है 42nd अमेंडमेंट। इसको ध्यान से सुनिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया कि इसको क्या कहते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि 1976 में आई थी। कब, 1976 में। क्लियर है, इसमें 3 वर्ड जो है मेरे भाई वो जुड़े थे। 3 वर्ड, वो कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि वो 4 कोई ऑप्शंस दे देगा, 4 वर्ड्स दे देगा, तो बोलेगा इनमें से एक बताओ जो कि 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड नहीं हुआ था। इधर फैटर्निटी लिख देगा, रिपब्लिक लिख देगा, या कुछ भी लिख देगा। ठीक है, वैसा वर्ड लिख देगा। तो ये 3 वर्ड्स जो हैं ये ऐड हुए थे इसके अंडर। और इसमें एडिशनल और क्या हुआ था कि पावर्स जो हैं, पावर ट्रांसफर हुई थी किसको, सेंटर को, ज़्यादा टू सेंटर। सेंटर को जो है वो ज़्यादा पावर ट्रांसफर हुई थी, जिससे सेंटर जो है वो और स्ट्रांग हुआ था। क्लियर है, 42nd अमेंडमेंट भी हो गई। अब बचती है 69 छोड़िए, 61st वो अमेंडमेंट है जिसमें कि 21 वर्ष से घटाकर जो है वो आयु कितनी कर दी गई थी, तो 18 वर्ष, 18 एज जो है वो कर दी गई थी। किसके लिए, वोटर्स के लिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ अपना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। स्ट्रक्चरल पार्ट की बात की गई है, यहाँ पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, जैसे लास्ट डे क्लास में क्वेश्चन था एक कि किस तरह का क्वेश्चन था, एक और था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें बात कुछ और की गई थी। हाँ, यही था आर्टिकल 1 जिसमें आंसर था कि इंडिया जो है वो क्या है। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी करके। तो वैसे ही है, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की गई है, पूरे की बात नहीं की गई। तो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से गवर्नमेंट एक्ट के अंडर लिया गया था, तो 1935 का जो एक्ट है उसमें जो है मेरे भाइयों लिया गया था। क्लियर, किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट रह जाए तो लाइव स्टार्ट है, अभी भी आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप सोशल मीडिया पे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई आपको लिंक दिए रहेंगे, तो वहाँ पे भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड क्वेश्चन है। टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेरे भाई कितने हुए थे, तो हम जो है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि एक क्वेश्चन में जो टाइप बनेगी उसको पूरी टाइप को हम कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आगे जब उसकी टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें फिर से दोबारा पीछे मुड़ने की जरूरत ना पड़े। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे 3, तो बात कर लेते हैं हम तीनों की। तो सबसे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में। कब हुआ था, 1930 में हुआ था सबसे पहला। ठीक है, और हुआ था कब, नवंबर मंथ में। इसमें आईएनसी, कांग्रेस एंड महात्मा गांधी दोनों ने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्या किया था, दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जबकि आपको मालूम होगा 1930 में कुछ और भी हुआ था। कौन सी मूवमेंट चल रही थी 1930 में, सिविल डिसोबीडेंस। सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो है वो चल रही थी, जिसके चलते हुए बहुत से हमारे जो नेता थे, जो लीडर्स थे, वो प्रिजन में थे, जेल में थे, जिसके कारण इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और रिजल्ट क्या रहा था, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गई थी। उसके बाद बात करते हैं दूसरी की, जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी, 1931 में हुई थी सेकंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो बात करते हैं मंथ की, तो सितंबर मंथ में हुई थी।
इसमें महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सभी ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। सेकंड वाली, ये सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें महात्मा गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट और थर्ड वाली में जो है वो नहीं किया था, बट ये भी फेल हो गई थी। ये भी जो है इसका जो मोटिव था वो पास नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ एग्रीमेंट्स वैसे थे, कुछ डील्स वैसे थी ब्रिटिशर्स की, जिनके ऊपर महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। ठीक है, तो बात करते हैं थर्ड नंबर की। तो थर्ड कॉन्फ्रेंस जो है मेरे भाइयों, थर्ड कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी थर्ड नंबर की कॉन्फ्रेंस। क्लियर है? 1932 में थर्ड नंबर की कॉन्फ्रेंस हुई थी, लंदन में हुई थी। सेकंड जो है ना, सेकंड वाली भी लंदन में ही हुई थी, और थर्ड वाली जो है ये भी लंदन में हुई थी। क्लियर है? दोनों जो है वो लंदन में हुई थी। और थर्ड वाली जो कॉन्फ्रेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, वो इसमें लागू हुआ था। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को बचा? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई, नवंबर मंथ में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, फेल हो गई थी। क्योंकि क्या रीज़न था? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, जिसके कारण बहुत से हमारे जो लीडर्स थे वो जेल में थे, और इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं किया। सेकंड जो है, सेकंड में महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 1931 में हुई थी, सितंबर के महीने में हुई थी। महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। जो थी थर्ड नंबर की 1932 में हुई, लंदन में हुई। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। भीमराव अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास को आगे अपील की थी, जब दिखाया था उसके बारे में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर पता चल गया कि नहीं? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछा था, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो किस वर्ष में हुई थी? तो 1931 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। विच नोबल गैस इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस? कौन सी नोबल गैस जो है जिसे हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? कौन सी नोबल गैस है जिसे हम स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नोबल गैस की बात कर ली जाए, नोबल गैस की बाट कर लीजिए मेरे भाइयों। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर क्लासेस करनी है तो रेगुलर करिएगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। क्यों? क्योंकि जो एक एक बार जो टॉपिक आ जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। नोट्स बना लीजिएगा, उनको एक बार में ही हम अच्छे से जो है वो कवर करते हुए चलेंगे, और लास्ट तक आपकी गारंटी जो मैंने ली है वो पूरी करूँगा, ये वादा है। ठीक है, तो एक एक बार ही चीज़ें रिपीट होंगी, उसके बाद नहीं होंगी, जब टेस्ट करेंगे तब होंगी। क्लियर? तो नोबल गैस की बात कर ली जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से ग्रुप में आती हैं? तो ग्रुप नंबर 18 में आती हैं नोबल गैस। ये गैस कौन सी होती है? नॉन रिएक्टिव होती हैं। ये गैसेज रिएक्ट नहीं करती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, और ये गैसेज रेयर भी होती हैं। आर्गन भी नोबल है, जिनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सब नोबल गैसेज हैं। ठीक है, इसके सिवा और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे हीलियम हो गया। हीलियम भी जो है वो यही है, नोबल गैस है। ठीक है, तो ये जो है ये नोबल गैसेस की कैटेगरी में आती हैं। बट यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि स्ट्रेंज गैस किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही रहेगा। जिनॉन को जो है वो स्ट्रेंज गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंज जो है इसका मीनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे मेरे भाइयों बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नोबल गैसेस, इनको कई बार क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? नोबल गैसेस का टॉपिक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों। यहां पे बात की गई है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 6 में जो है वो क्या आता है? क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट कितने हैं? कल आपको बताए थे 22 जो हैं वो पार्ट्स हैं। तो बात कर लेते हैं जल्दी से सभी के। पहले 6 जो हैं इस क्लास में हम पहले 6 कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की ओर करेंगे, थोड़े थोड़े ऐसे करके 22 तक कवर कर लेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दी। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, लिखना नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सेकेंड जो पार्ट है वो क्या करता है? सिटीजनशिप की बात करता है। किसकी बात करता है? सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता की बात करता है। थर्ड जो है वो किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। फोर्थ जो है वो किसकी बात करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल की। और 4A भी है एक,
ठीक है, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। 4A में क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। जो 5वें नंबर का है वो क्या करता है, दी यूनियन की बात करता है, ठीक है। और 6th नंबर का जो है ये किसकी बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट की। क्लियर। तो 6 तक हमारे यहाँ जो पार्ट्स हैं वो इसमें हमने कवर कर लिए हैं, बाकी के जो हैं वो आगे कवर करते हुए चलेंगे। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। पहला द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करेगा, दूसरा जो है वो बात करेगा सिटीजनशिप की, तीसरे पार्ट में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ पार्ट में मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फिर 4 आगे डिवाइड किया गया, अमेंड किया गया 4A में, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 5वें नंबर का जो है उसमें दी यूनियंस मेंशन किया गया है, और 6th नंबर का जो है उसमें मेंशन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ तक पहले 6 जो है वो कवर हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरी क्लास कीजिएगा मेरे भाइयों, तभी क्वेश्चंस जो है वो समझ आएंगे और लास्ट में आप अपना रिव्यू भी जो है वो दे पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे पूछा गया है भाई, फुल फॉर्म पूछी गई है NDTL। देखिए NDTL की अगर आप फुल फॉर्म पूछेंगे ना, तो ये इकोनॉमिक्स में भी एक वर्ड आता है बैंकिंग के रिलेटेड, तो एक इसकी फुल फॉर्म वहाँ भी बनती है, बट इन्होंने साथ में मेंशन कर दिया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया। इसके अंडर बताइए, यूथ अफेयर्स के अंडर, कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है। ट्राई कीजिए मेरे भाइयों, साथ साथ में आप भी कभी कभार बीच में एक आधा आंसर्स जो है वो देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में, लाइव चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर क्या आती है, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। इन केस इसके अलावा अगर बैंक के रिलेटेड पूछा हो या इकोनॉमिक सब्जेक्ट की पूछा हो, तो लिख लीजिए जल्दी से, क्या रहेगी उसकी, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मेरे भाई, कलमकारी पेंटिंग जो है वो कहाँ स्टार्ट हुई, इन विच स्टेट डिड कलमकारी पेंटिंग स्टार्ट। कुछ पेंटिंग्स के ऊपर आते हैं, कुछ ग्रानास के ऊपर आते हैं, ये मैं आपसे प्रॉमिस करके चल रहा हूँ कि PYQs को ऐसे खंगालेंगे कि आपके एग्जाम पहुंचते पहुंचते आप RPF छोड़िए, जिस भी एग्जाम में बैठेंगे ना, कांस्टेबल लेवल का हो गया, सही लेवल तक का, आराम से जीके जो है वो फोड़ेंगे आप। ठीक है, बस एक चीज़ चाहिए आपकी, वो क्या है, वो आपका साथ चाहिए, कंटिन्यू जो है वो बने रहना पड़ेगा। तो बात की गई है मेरे भाइयों कलमकारी पेंटिंग की। तो कलमकारी पेंटिंग जो है वो कहाँ की है, तो कलमकारी पेंटिंग आएगी आंध्र प्रदेश की। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की कलमकारी पेंटिंग आएगी। आंध्र प्रदेश से अलग होकर दूसरा राज्य पूछ लिया जाए अगर कौन सा बना है, तो तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो दूसरा राज्य बना है, किससे अलग होके, आंध्र प्रदेश से अलग होके। पेंटिंग्स के रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन मोनालिसा जो है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, इंडियन मोनालिसा सुना होगा आप सभी ने, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो डेफिनेटली देखा होगा। क्या बात की जाती है कि इंडियन मोनालिसा, इंडियन मोनालिसा। ठीक है, इंडियन मोनालिसा किसे कहा जाता है, तो बनी ठनी। बनी ठनी नाम याद रखिएगा, बनी ठनी को इंडियन मोनालिसा जो है वो कहा जाता है। ये पेंटिंग जो है मेरे भाई, ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो बाय निहाल चंद। निहाल चंद। ठीक है, तो निहाल चंद जो है इसके द्वारा जो है ये पेंटिंग बनाई गई है, जिसे कि इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। क्लियर है। किसी भाई को अगर कोई डाउट रह जाए ना किसी क्वेश्चन में, तो या तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे व्हाट्सएप के और वगैरह, तो उन पे दे दीजिएगा। मंजू कह रहे हैं सर, आई थिंक मुझे ये लग रहा है ये कह रहे हैं कि कन्नड़ा में क्लास करवाओ। मेरे भाई या तो मैं आपको इंग्लिश में करवा सकता हूँ, अगर आप प्योर इंग्लिश में चाहते हैं प्योर इंग्लिश में करवा सकता हूँ, अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो प्योर हिंदी में, पंजाबी में, डोगरी में, बस ये 2-3 लैंग्वेजेस हैं जिनमें करवा सकता हूँ। ठीक है, कन्नड़ा नहीं आती भाई अभी। चलिए, तो तब तक देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने पूछा विच अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड द माइक्रो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी अमेंडमेंट एक्ट को माइक्रो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका आंसर भाइयों आप सभी देंगे, क्योंकि पीछे अभी ये क्वेश्चंस जो है मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आप सभी को बताया है। जल्दी से आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि माइक्रो या फिर मिनी कह लीजिए, माइक्रो या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स का, इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ट्राई कीजिए मेरे भाइयों आंसर देने की। तो बात की गई है यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच इन दी
इन विच एक्स्ट्रा टाइम इज नॉट कंडक्टेड। इन्होंने बोला है कि फुटबॉल मैच का टाइम बताइए, मैच का टाइम कितना होता है विदाउट एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम को हम कंडक्ट ना करें तो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो कितना दिया जाता है फुटबॉल मैच में मेरे भाई, तो वो दिया जाता है 30 मिनट। तो ऑन फील्ड जो मैच रहता है उसमें कितना टाइम होता है, तो 90 मिनट्स का जो है वो मैच रहता है। कितना रहता है, 90 मिनट्स का, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कि 45 मिनट का पर हाफ जो है वो होता है। ठीक है, 45 मिनट का पर हाफ होता है, 90 मिनट्स का टोटल मैच होता है, और इन केस अगर ड्रॉ हो जाए मैच, डिसमिस हो जाए, तो 30 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा टाइम मेरे भाई उसमें दिया जाता है। क्लियर है। चेमयुंग मनीष, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो इसके सिवा और क्वेश्चन क्या बनता है इसके ऊपर फुटबॉल के रिलेटेड, इसमें ट्रॉफीज के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सी ट्रॉफी या कप दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉन्ड कप लिखिए, ड्रॉन्ड कप। ड्रॉन्ड कप जो है ये दिया जाता है फुटबॉल में। ड्रॉन्ड से आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी, ये एक इंटरनेशनल लाइन है। ड्रॉन्ड लाइन ये एक इंटरनेशनल लाइन है। पाकिस्तान, ओ सॉरी पाकिस्तान नहीं, हाँ पाकिस्तान भी है, इंडिया वर्सेस अफगान, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में लाइन है ये, इसे कहा जाता है कौन सी लाइन, ड्रॉन्ड लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है इंटरनेशनल, उसे भी ड्रॉन्ड लाइन कहा जाता है। क्लियर है। दूसरा जो है और इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन का फे। ठीक है, कौन का फे गोल्ड कप, एक गोल्ड कप दिया जाता है फुटबॉल में, इंपॉर्टेंट है। और फीफा तो आप सभी को मालूम होगा ही होगा मेरे भाइयों, फीफा कप। ठीक है, एक दिया जाता है कौन सा, फीफा, ये तो आप सभी भाइयों को मालूम होगा नॉर्मली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से कौन है मेरे भाइयों जो कि पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की, जो भी पॉलिसीज रहती हैं वो डिक्लेयर करता है पार्लियामेंट में। बात हो रही है यहाँ पे इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया में गवर्नमेंट का जो हेड है वो कौन होता है। अगर यहाँ पे बात हो रही होती यूएसए की, तो वहाँ पे कौन करता डिक्लेयर, प्रेसिडेंट करता। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है वहाँ पे यूएसए में। ठीक है, और इंडिया अपने में किसके पास है, तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो यहाँ पे करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मेरे भाइयों पार्लियामेंट की जहाँ पे जगह पे यहाँ पे होता लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली होता, तो फिर जो है, फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट आगे कौन करता है, या उनको डिक्लेयर जो है वो आगे कौन करता है। जल्दी से आंसर आने दीजिए। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होता तो फिर कौन होता, तो फिर होता सीएम, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मेरे भाई कहाँ होती है, स्टेट में। ठीक है, तो स्टेट का जो है वो हेड कौन होता है, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, वो होता है चीफ मिनिस्टर। हेड तो वैसे गवर्नर होता है, जैसे सेंटर में हेड गवर्नर प्रेसिडेंट रहेगा, बट ज़्यादा पावर जो है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। सेम स्टेट में होता है। ठीक है, सीएम जो है उसके पास ज़्यादा पावर होती है एज कंपेरेटिवली गवर्नर की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु वॉज द लास्ट फिजिकल मास्टर ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के लास्ट रिलीजियस मास्टर या फिर रिलीजियस गुरु कह सकते हैं आप। ठीक है, रिलीजियस गुरु या फिर हाँ गुरु ही कह सकते हैं। ठीक है, अगर मास्टर नहीं समझ आ रहा तो सिख रिलीजन की बात की जाए तो टोटल जो है वो 10 जो है वो इनके गुरु रहे हैं। ठीक है, 10 गुरु रहे हैं ह्यूमन फॉर्म में। ठीक है, मानव रूपी 10 गुरुमुख जो हैं वो रहे हैं। सबसे पहले की बात कर ली जाए अगर फर्स्ट की, तो गुरु नानक देव जी। क्या रहेगा, गुरु नानक देव जी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और सबसे लास्ट जो 10th नंबर पे रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो 10th और लास्ट गुरु रहे हैं सिख धर्म के। तो इन्होंने यहाँ पे यही पूछा है कि लास्ट फिजिकल मास्टर कौन है भाई सिख धर्म के, तो लास्ट रहेंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, एक दो भाई जो आंसर दे रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, साथ साथ में आंसर देते जाइए, इससे होता क्या है कि मेरे को भी थोड़ा जो है वो एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की गई है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी कहा जाता है। ठीक है, कई जगहों पे CFC लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन
यहाँ पे और किस नाम से जाना जाता है इन ऑप्शंस में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं सीएफसी की। ये है क्या, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। सीएफसी जो है वो पहले रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती थी, अब जो है वो बैन हो गई है इन फ्यू कंट्रीज। कुछ देशों ने इसे बैन कर दिया है इस गैस को। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुई थी सीएफसी। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ये वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुई थी। होता क्या था, इसका नुकसान क्या था, क्यों इसको बैन किया? क्योंकि जब इसके एटम्स जो हैं वो फटते थे तो वो जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर मेरे भाई कहते हैं, उसको ये डिप्लेक्ट करती थी, उसको नुकसान पहुंचाती थी, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाती। अगर ओजोन लेयर जो है वो ख़त्म हो जाती तो क्या होता, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो डायरेक्ट अर्थ के ऊपर टच करती, अर्थ पर आती, और वो जो है वो बहुत ही खतरनाक रेज होती हैं, जो कि अगर ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन स्किन अगर उसके कांटेक्ट में आती है तो उससे बहुत सारे आप कह सकते हैं स्किन रिलेटेड डिजीज जो है वो होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया अपनी ओजोन लेयर को बचाने के लिए। ठीक है, चेमयुंग बहुत बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर। फिरौन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है, फिरौन नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरे भाइयों, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए मेरे भाई को तो बता सकते हैं, मैं यहाँ पे हूँ डाउट्स लेने के लिए आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चन है, कालिदास के प्लेस से, कि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लिखा है। ठीक है, मोरिस छोड़िए, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो चीज़ें मैं डेफिनेटली कवर करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले रत्नावली की बात करते हैं। ये किसने लिखा है, हर्षा ने लिखा है। ठीक है, हर्षवर्धना। हर्षवर्धना का टाइम पीरियड की बात कर ली जाए, 606 टू 647 तक का इनका टाइम पीरियड था हर्षवर्धना का। ठीक है, और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे। कौन आए थे? एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे, जिनका नाम क्या था, ह्यून त्सेंग। ह्यून त्सेंग इनका नाम था। इनकी बुक एक लिखी थी इन्होंने, जिसके ऊपर अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है, सी यू की। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है, किसकी? ह्यून त्सेंग की। ठीक है, तो ह्यून त्सेंग आया था हर्षा के टाइम पीरियड में, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर था। हर्षा का टाइम पीरियड जाता वो था 606 से लेके 647 वीसी का टाइम पीरियड जो था वो इसका था। ठीक है, और इसके बाद ह्यून त्सेंग इसके टाइम पीरियड में आया था। ह्यून त्सेंग ने बुक लिखी थी, कौन सी? सी यू की लिखी थी, और इसने डिग्री भी की थी। ठीक है, डिग्री भी की थी कहाँ से? नालंदा यूनिवर्सिटी से। नालंदा यूनिवर्सिटी बताइए जल्दी से, जो किस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है नालंदा यूनिवर्सिटी? और नालंदा यूनिवर्सिटी को मेरे भाई डिस्ट्रॉय किया था किसने? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। और माना जाता है कि वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इतनी बड़ी उसकी लाइब्रेरी थी, कि कई दिनों तक जो है उसकी लाइब्रेरी में आग लगी रही थी। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे आंसर, हाँ सॉरी आंसर भी लिख लीजिए। आंसर तो मैंने बताया नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ। मालविका अग्निमित्र जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मालविका अग्निमित्र एक संस्कृत प्ले है जो कि कालिदास ने लिखा है। इसके सिवा कालिदास का एक और जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, मेघदूता। ठीक है, मेघदूता जो है ये कालिदास का एक इंपॉर्टेंट प्ले है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चलती है, तो 20 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन और बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज फॉर्मली नोन एज फॉर्मोसा? ठीक है, फॉर्मली लिख लीजिए या फिर अर्लियर लिख लीजिए। फॉर्मली लिख लीजिए या फिर अर्लियर लिख लीजिए। पहले उस कंट्री को इस नाम से जाना जाता था, फॉर्मोसा नाम से। ठीक है, तो वो कौन सी है? वो है ताइवान। ताइवान जो है, ताइवान आइलैंड, इसे जाना जाता था फॉर्मोसा नाम से। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग जो है वो क्या बनता है? ब्यूटीफुल आइलैंड। क्या बनता है? ब्यूटीफुल आइलैंड जो है इसका मीनिंग बनता है। तो इसकी जो है मेन आइलैंड को इस नाम से जाना जाता था, फॉर्मोसा नाम से। तो क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे बताइएगा सभी, पढ़िए जल्दी से इनको, कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। पिक्टोरियल डॉक्यूमेंट है। पिक्टोरियल डॉक्यूमेंट होता है पिक्चर्स फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, या फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है कि प्रिंट किया हुआ डॉक्यूमेंट है, क्लियर, या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि किसका, ब्रिटेन का, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, आप कह सकते हैं। ब्रिटेन इंग्लैंड जैसी कंट्री है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ही है। तो जल्दी से बताइए कौन सा जो है इसमें आंसर बिल्कुल सही रहेगा। चिमयुंग एक ही भाई हैं जिनका आंसर आ रहा है, ठीक है, तो इनका कहना है कि लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको लिखने में कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का टाइम लगा था इसको लिखने में, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो चलो अभी लगे हाथ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए अडॉप्ट की, तो अडॉप्ट कब किया गया था, 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। फिर उसके बाद बात करते हैं इम्प्लीमेंट करने की, इम्प्लीमेंट या फिर आप कह सकते हैं फोर्स करने की, या लागू कब हुआ था, ठीक है, उस टाइप का, तो वो हुआ था 26 ऑफ जनवरी 1950 में लागू हो गया था। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट तो किया था तब, तो बट बात कर लें कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके चेयरमैन कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो है वो कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, क्लियर है। इसके सिवा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी तो होती है ना मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट हैं ये कौन से पार्ट के अंदर मेंशन है, तो पार्ट 20 जो है, पार्ट 20 में अमेंडमेंट हो सकती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 6 तक जो है वो मैंने आपको आज याद करवा दिए हैं, पार्ट 6 तक आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके 22 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आप सभी भाई नोट्स जो बनाए होंगे उसकी रिवीजन कीजिए। रिवीजन नहीं करनी है, वैसे नोट्स नहीं बनाए तो फिर से एक बार क्लास देखिएगा, वीकली मंथली इस टाइप से रिवीजन जो है वो कीजिए, तो क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। क्योंकि हमारा दिमाग भाई विवेकानंद जी की तरह नहीं है, ह्यूमन ब्रेन हमारा जो है अभी साधारण दिमाग है, हमें कुछ ना कुछ टाइम के बाद जो है वो याद भूल जाएगा। अभी चाहे जितने मर्जी अच्छे से हमें क्वेश्चंस याद हो जाएंगे ना, बट एक टाइम पीरियड के बाद अगर हम उनको रिवाइज नहीं करेंगे, बार बार दिमाग को रिकॉल नहीं करवाएंगे कि ये चीज़ ऐसे है, तो वो हमें याद भूलती जाएगी, क्लियर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही बात आती है। कॉन्स्टिट्यूशन इतना तो पता आपको हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट लिखा किसने था मेरे भाई वो बता दीजिए अब, ठीक है। तो इन्होंने यहीं पे पूछा है कैलीग्राफिस्ट बताइए, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैलीग्राफिस्ट कौन है, तो प्रेम बिहारी नारायण रियाज ज़्यादा जो है, इन्हें जो है कैलीग्राफिस्ट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। इन्होंने क्या किया था, हैंड रिटन लिखा था, ठीक है, हैंड रिटन जो है वो लिखा था हाथों से। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाइयों। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, वेयर वॉज द ओनली कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कन्वेंशन लिख लीजिए, या फिर आप यहाँ पे मेंशन कन्वेंशन की जगह लिख सकते हैं प्रिसाइड, ठीक है, हेल्ड अंडर द चेयरमैन ऑफ महात्मा गांधी। कौन सा कांग्रेस का एकमात्र जो है वो सेशन है जो महात्मा गांधी के अंडर प्रिसाइड हुआ था, जिसमें कि आप कह सकते हैं हेड जो है वो महात्मा गांधी थे, प्रिसाइड जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, वो कौन सा सेशन था, ठीक है। सेशन तो बहुत सारे हुए हैं, चलिए पूछे जाते हैं ज़्यादातर पहले 3, तो पहले 3 की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेशन जो है वो कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। इसको किसने प्रिसाइड किया था, ठीक है, मतलब इसमें हेड कौन थे, तो भूमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, भूमेश चंद्र बनर्जी। बात करते हैं सेकंड की, पहले 3 करवाऊंगा, ठीक है, फिर आगे वाले भी कवर कर लेंगे टाइम के साथ साथ। सेकंड हुआ था कलकत्ता में, कब हुआ था भाई, 1886 में हुआ था। किसने प्रिसाइड किया था, दादा भाई नरोजे।
किसने किया था? दादा भाई नरोजी ने प्रिसाइड किया था। थर्ड जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1887। ईयर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यू जाएंगे सीक्वेंस में ही, ठीक है। तो किसके अंडर हुआ था? तो बदरुद्दीन तायब जी, बदरुद्दीन तायब जी के अंडर हुआ था, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है कि एकमात्र बताइए जो कि महात्मा गांधी के अंदर हुआ था, अंडर हुआ था, तो वो था बेलगाम का। कहाँ का? बेलगाम का, जो कि 1924 में हुआ था। और कितने नंबर का था? 37th नंबर का, ठीक है। 1924 में जो है वो 37 नहीं, सॉरी 39th, ठीक है, 39 रहेगा। 39th नंबर का था, 1924 में जो है वो हुआ था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों का, चेमजुंग बिलाल, ठीक है, और मंजू, बादवत विजय कुमार, मेरे भाई इजी स्टडीज़ राजू, ठीक है, राजू राजू एस के, संदीप, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का जुड़ने का क्लास में, ठीक है। और अपना रिव्यू जो है वो क्लास में जरूर दीजिएगा कि कमेंट बॉक्स करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव में नहीं। लाइव जब खत्म हो जाएगा उसके बाद रिव्यू मेरे भाई जरूर दीजिएगा कि क्लास जो आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि और भी जो आगे वीडियोस आएंगे, क्लासेस आएंगे, वो आपको फ्रीली मिलते रहें, नोटिफिकेशन आपको टाइमली टाइमली पहुंचता रहे, ठीक है। तो कल से जो है हम रेगुलर हो जाएंगे अपनी क्लासेस को लेके। तो कल से लगातार धड़ाधड़ जो है वो क्लासेस चलेंगी आपके एग्ज़ाम तक। और अगर बने रहते हैं आप मेरे साथ तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ मेरे भाइयों, फिर से कह रहा हूँ, जीके जेस आपका कवर मैं करवा दूंगा। क्लियर है? इतना सा भरोसा एक बार करके देख लीजिए, क्योंकि अभी तक आर्मी वाले बच्चों को सिर्फ पढ़ाता रहा था। आर्मी वाले बच्चों का भरोसा है, उनके रिजल्ट्स दिए हैं जीके जीएस में, अब आपकी बारी है। तो चलिए मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर किसी भाई का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन बच गया है मेरे भाइयों, तो बता सकते हैं जल्दी से। उसके सिवा हम कल फिर से मिलेंगे, ठीक है। लव यू सर जी फॉर एवरी हार्ट, बहुत मज़ा आ गया पढ़ने में। यही मेरे भाइयों, यही तमन्ना है, और ऐसे ही कमेंट्स जो है वो मैं चाहता भी हूँ, ठीक है, कि आप सभी को मज़ा आए पढ़ने में, अच्छा लगे और समझ आए। और सबसे बढ़िया कमेंट मेरे लिए वो होगा जिस दिन आप ये लिखेंगे कि सिलेक्शन भी हो गया है, ठीक है। जो जीके जीएस हमने पढ़ा था यहाँ से वहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिल गए हैं। तो चलिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आप सभी दोस्तों को आपके फ्यूचर्स के लिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए मेरे भाइयों। तो मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, एक नए एनर्जी लेवल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।